की जेम्स वीडियो में हम 3 अपडेट्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला अपडेट ईडीएलआई को लेके है। पीएफ ऑफिस ना ईडीएलआई के लिए हमेशा हर एम्प्लॉय से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करता है। अब यहाँ पे आपकी सैलरी से पैसा नहीं कटता है, लेकिन हर कंपनी को ईडीएलआई के नाम पे कुछ कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। अब समझिए ये कि पीएफ ऑफिस लाखों नहीं करोड़ों, लगभग 8 करोड़ लोगों से हर महीने एम्प्लॉयर से हर आदमी के नाम पे ईडीएलआई का कुछ कुछ पैसा लेता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए किसी मेंबर की नौकरी के दौरान एक्सपायर हो जाता है, तो उसको इंश्योरेंस के नाम पे मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख तक का अमाउंट दिया जाता है। ये जो मिनिमम 2.5 लाख है, इसके क्राइटेरिया जो है वो है कि कम से कम 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए। अब यहाँ जो 12 महीने की सर्विस है, उसके अंदर में ये बोला गया है कि कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए। तो 2025 में 2 बदलाव किए गए ईडीएलआई को लेके। सबसे ज़रूरी समझना ये होगा कि जो ये बदलाव किए जा रहे हैं, वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि मेंबर जो है एक्सपायर हो जाते हैं ज़्यादातर, और उसके परिवार में कोई जानकारी नहीं है, या फिर पीएफ ऑफिस ने अभी अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है कि डेथ क्लेम जो है लोग ज़्यादातर लेने आते नहीं हैं, या लेने आते हैं तो उनको मिलता नहीं है। तो पीएफ ऑफिस ने 2 बड़े सुधार इसमें किए। सबसे पहला सुधार ये किया कि जहाँ पे आपको 12 महीने की सर्विस होने के लिए, आप मान लीजिए आपने एक जगह छोड़ा फिर दूसरी जगह ज्वाइन किया, लेकिन वो ज्वाइन करने में अगर आपके बीच में गैप हो गया, तो उसको ब्रेक ऑफ सर्विस कहा जाता था। तो 12 महीने में हम 2 सर्विसेज को ऐड नहीं कर पाते थे। ऐसे में अगर ईडीएलआई का बेनिफिट लेना है तो लास्ट कंपनी में कम से कम 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए थी। 12 या 11 ऐसा कुछ महीना है, तो होनी चाहिए थी। लेकिन अब इसमें जो 60 दिन का गैप भी अगर होगा, 2 सर्विस मान लो इसमें इसने 5 महीने काम किया, इसमें इसने 7 महीने काम किया, तो अगर हम लास्ट वाले को 7 महीने को देखेंगे तो वो नहीं बनेगा, वो एलिजिबल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये जो पुराने इसने छोड़ा और अगले वाले में जो ज्वाइन किया, इसमें सिर्फ मान लो कि 60 दिन से कम का गैप है, तो पीएफ ऑफिस ने कहा चलो हम मान लेंगे कि ये ज्वाइन हो गया है, और हम इस दोनों को जोड़ के भी इसको क्वालिफाई मान लेंगे और इसको 2.5 लाख रुपए का मिनिमम बेनिफिट देंगे। ये एक चीज़ हो गई जो इन्होंने करी कि 60 दिन तक का भी अगर गैप होगा तो हम उसको मान लेंगे कि ये कंटिन्यू सर्विस है। ये एक ज़रूरी बात समझ गए। उसके बाद अगर किसी आदमी का मान लिया कि उसका 60 दिन का भी से ज़्यादा का गैप है, या फिर उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर्विस की, उससे कम की सर्विस उसने की है, तो भी हम पहले जहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता था, 10,000, 11,000, 12,000, 20,000 भी आते थे, वहाँ पीएफ ऑफिस ने ये बड़ा फैसला, ये अच्छा फैसला किया कि अब हम ईडीएलआई का कम से कम 50,000 रुपये तो देंगे ही। 50,000 रुपये मिनिमम आपको दिया ही जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन जॉब में रहते हुए एक्सपायर हो जाता है, भले ही वो जो है 2 महीने की सर्विस उसने की हो और वो एक्सपायर हो गए, तो यहाँ पे 50,000 रुपये मिलेंगे। ये 50,000 रुपये पहले नहीं मिलते थे। जैसे मैंने आपको कहा, 10,000, 20,000, 12,000 भी मैंने लोगों को मिलते हुए देखा है। तो अब ये फ़ायदा हो गया कि हमें जो है कम से कम 50,000 रुपये हम मिलेंगे परिवार वालों को। ये एक पहले नहीं होता था, ये 2025 में ही हुआ है। ठीक है, ये आप समझ गए ईडीएलआई का बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया। और इसका क्यों दिया गया? क्योंकि पीएफ के पास बहुत पैसा है ईडीएलआई के नाम पे। जो पैसा ईडीएलआई का है, वो पैसा पीएफ ऑफिस कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वो सोचता है यार इतना पैसा पड़ा हुआ है, चलो थोड़ा और बेनिफिट दे देते हैं। अब ये चाहे तो 50,000 को बढ़ा के 1 लाख भी कर सकते हैं। तो हो सकता है भविष्य में ये मिनिमम एक 50,000 की जगह 1 लाख हो जाए, तो वो बात अलग है। अब जो भविष्य में होगा वो देखेंगे। अगला जो फ़ायदा था वो हमें एम्प्लॉय को नहीं, एम्प्लॉयर को दिया गया। जहाँ पे पहले जो पेनल्टी होती थी, वो सेगमेंट में होती थी कि 0 से 3 महीना हुआ तो इतनी पेनल्टी, 3 से 6 हुआ तो इतने पेनल्टी, 6 से 9 हुआ तो इतनी पेनल्टी। अब ये पेनल्टी का क्या मतलब है? पेनल्टी का आपका पीएफ काट लिया गया, जमा नहीं किया गया, लेट जमा किया गया, तो उसको बोला जाता है पेनल्टी। तो इस चीज़ को ठीक करते हुए पीएफ ऑफिस ने कहा कि भाई हम 1% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगाएंगे। ऐसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने वाली बात हम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो बचत हुई, एम्प्लॉयर का फ़ायदा हुआ।
तो यहाँ पे ये फ़ायदा अल्टीमेटली, हम मान लो कि एम्प्लॉयर ही कंगाल हो जाएगा तो वो कहाँ से एम्प्लॉय को देगा। इसलिए अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉयर का बचाव हो रहा है तो उसके पैसे बचेंगे तो वो एम्प्लॉय को भी फ़ायदा ज़रूर से देगा। एम्प्लॉयर को एक जो बड़ा बदलाव ये भी हुआ कि इन्होंने ईसीआर फाइल करने का पूरा सिस्टम बदल दिया। ईसीआर फाइल करने में जैसे पहले फाइल किया जाता था वो बदल दिया गया। तो ये भी एक बदलाव 2025 में किया गया, क्योंकि पहले 2014 से पहले तो जो है ऑफलाइन होता था, 2014 के बाद ऑनलाइन होने लग गया। तो ऑनलाइन में लगभग एक जैसा ही सिस्टम फॉलो हो रहा था। अब जाके लगभग लगभग 10-11 साल बाद में, या 2014 से 2025 लगभग 10 साल 12 साल बाद में, इस तरह से इन्होंने ईसीआर जिस तरह से पीएफ जमा होता है उस सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर में। तो ये भी इन्होंने एक बदलाव किया है जो कि एम्प्लॉयर पोर्टल पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दो बड़े अपडेट्स के बारे में जाना, जहाँ पे हमने देखा कि ईसीआर, देखिए यहाँ लिखा है ईसीआर फॉर्मेट रिवाइज कर दिया गया है। और बहुत ही मतलब ऐसा हो गया कि पहले जो सिस्टम था वैसे बदल दिया गया। और अभी मैं बात कर रहा हूँ 25 दिसंबर को पीएफ ऑफिस ज़बरदस्ती कर रहा है कि हमें जो है हर आदमी को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में एम्प्लॉयर को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। इस तरह की ज़बरदस्ती की जा रही है क्योंकि एम्प्लॉयर नहीं कवर करना चाहता है अपने आप को, क्योंकि जो हाल इन्होंने ABRY स्कीम में किया है उसके बाद में कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि इस तरह की किसी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा लिया जाए जो आगे चल के एम्प्लॉयर को ही नुकसान पहुंचाए, एम्प्लॉयर को ही जेल जाने तक की नौबत आ जाए। ठीक है, तो ये कहानी है हमारे पास जो हम सिस्टम देख रहे हैं। आपको ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं? ये जानकारियाँ बनाने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट, काफ़ी रिसर्च लगती है। आपको ये मेहनत, ये रिसर्च किस तरह लग रही है? प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है? ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।